ईरान से वार्ता पर अमेरिका का बयान। ईरान से अमेरिका फर्स्ट के तहत ही होगी बात। मीडिया के जरिए ईरान से वार्ता नहीं होने वाली। ईरान से वार्ता संवेदनशील मुद्दा है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। और वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हॉर्मूज खोलने के लिए ईरान की नई शर्त सामने आई है। ईरान ने युद्ध दोबारा ना होने की गारंटी मांगी है। तत्काल युद्ध खत्म किया जाए, ये भी ईरान ने कहा। शर्त मानने पर हॉर्मूज परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। पहले शर्त मानी जाए और गारंटी मिलनी चाहिए कि युद्ध दोबारा नहीं होगा, उसके बाद आगे परमाणु कार्यक्रम में बात होगी। तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर बाद में बात की जाएगी, ये ईरान की तरफ से पहले भी स्पष्ट किया गया था। पहले शर्तों पर बात हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और परमाणु कार्यक्रम पर बाद में बात की जाएगी। और एक और बड़ी खबर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान सामने आया। ईरान से अपमानित हो रहा है अमेरिका। यह मर्ज की तरफ से कहा गया, अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग की शुरुआत की है। यूएस के पास जंग से निकलने की अब कोई रणनीति नहीं है। ईरान सोच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए युद्ध, फ्रेडरिक मर्ज की तरफ से यह कहा गया। हॉर्मूज मुद्दे पर ईरान से बात करेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने बयान दिया है। मैक्रों का बयान सामने आया, ईरान से हॉर्मूज खोलने के लिए बात करेंगे। उम्मीद है ईरान मान जाएगा। हॉर्मूज में हालात सामान्य होने चाहिए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कहा है कि ईरान से बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर, सिचुएशन रूम में ट्रंप की हुई हाई लेवल बैठक। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान युद्ध पर चर्चा हुई। हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने को लेकर बात हुई है ईरान में। सीजफायर बढ़ेगा या फिर होगा हमला। ईरान पर हमले को लेकर बड़ा फैसला संभव। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद क्या निर्णय लिए गए हैं? व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप की हाई लेवल बैठक होती है। मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी टीम शामिल रही। सिचुएशन रूम में ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की है। ईरान की मिसाइल और एनरिच्ड यूरेनियम पर भी बात इस दौरान हुई है। वहीं एक और प्रमुख मुद्दा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकाबंदी हटाने और बढ़ाने पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में ईरान से दूसरे दौर की वार्ता को लेकर भी चर्चा हुई है। और अगले 80 घंटे ईरान अमेरिका के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक और बयान। ईरान के प्रस्तावों पर ट्रंप ने मीटिंग की है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक हुई है। ट्रंप ईरान पर जल्द बड़ा फैसला लेंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने को लेकर बात हुई है, यह लेविट की तरफ से कहा गया। तो क्या अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने वाला है या फिर नाकाबंदी जारी रखेगा? क्योंकि ईरान ने कहा कि पहले हॉर्मूज स्ट्रेट खोलो, इसके बाद ही आगे कोई बात होगी। सुनिए क्या कहा गया कैरोलिन लेविट की तरफ से। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, देखिए, ईरान ने काफी हद तक जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में डाल दी थी। पाकिस्तान के जरिए जो अपनी शर्तें हैं वो फिर से अमेरिका को भिजवाई गई थी। अब बैठक हुई है। लेविट को हमने सुना, वो ये भी बोल रही हैं कि जो ब्लॉकेट है, नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसको खोलने पर भी बातचीत हुई है। क्या खबरें आ रही है? क्या अमेरिका कुछ लचीला रुख दिखा सकता है? देखिए, इस मीटिंग के बाद जो जानकारी आई है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव से बहुत खुश नहीं है। अच्छा। अब वाजिब भी है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब यही कहा गया कि पहले तो आप सभी जहाज यहां से हटाइए और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलिए, और दूसरी बात यह है कि आप ये गारंटी दीजिए कि आप हमला नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियर कार्यक्रम पर कोई चर्चा करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे। तो मतलब अब ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम को छोड़ने की तो छोड़िए, न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बात करने के लिए भी चाहता है कि पहले तो अमेरिका यहाँ से अपने सारे जहाज और अपनी सेना लेकर वापस जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले, और उसके बाद हम बात करेंगे। तो यानी कि ईरान के जो 10 प्रपोजल थे पहले, उसमें से 2 कंडीशन यही थी। तो अमेरिका पहले ये 2 कंडीशन मान ले, तब हम
बातचीत के लिए बैठेंगे। तो ये काफी हार्ड लाइनर मतलब स्टैंड है जो ईरान की तरफ से ली गई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात से नाराज हैं। उनको लग रहा है कि बार बार ईरान को मौका दिया जा रहा है, बार बार ईरान को संदेश दिया जा रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने को या झुकने को तैयार नहीं है। और जबकि ईरान का कहना है कि हम अब किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। तो ये वो स्थिति है जहां से या तो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका ये मान ले कि इस जंग को वो नहीं जीत सकते हैं और हार मानकर यहां से वापस चले जाए, ठीक उसी तरह जैसे वो अफगानिस्तान में तालिबान के सामने आप कहें तो सरेंडर करके चले गए थे, या नहीं तो फिर युद्ध का जो राउंड 2 है वो शुरू करने का प्रेसिडेंट ट्रंप फैसला ले सकते हैं। जैसा कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि सिक्योरिटी मीटिंग में क्या तय हुआ ये हम अभी नहीं बता सकते, जाहिर है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। तो हमें देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अगला कदम क्या होता है, नेक्स्ट मूव जो होगा उससे एक अंदाजा लगेगा कि अब अमेरिका क्या चाहता है। क्या वो इस तनाव को बरकरार रखना चाहता है या उसे आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ईरान अभी तक उसके किसी भी दबाव पर झुकने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और ये सख्त शर्तें और ईरान की तरफ से रख दी गई हैं। मनीष, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अमेरिका पहली शर्तों पर तो सहमत हुआ नहीं है और फिर ये सख्त शर्तें और ईरान की तरफ से रखी गई हैं। क्या रणनीति, इस पर भी चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा। ईरान ने अमेरिका को शांति प्रस्ताव दिया, नया शांति प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग, संवर्धित यूरेनियम पर बात करने से इनकार, जैसे कि मनीष यहां पर जानकारी दे रहे थे। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग, फिर एनरिच्ड यूरेनियम पर बाद में बात होगी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। तो पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव भेजा गया, नई शांति वार्ता को लेकर नया शांति प्रस्ताव भेजा गया कि वार्ता तभी होगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी अमेरिका हटा लेगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक क्यों की, इसको जानते हैं। ईरान का नया शांति प्रस्ताव क्या है इसमें? हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटा अमेरिका, यह कहा गया है। जंग को स्थायी रूप से खत्म करना जरूरी, इसकी गारंटी हमें चाहिए। आगे हमला नहीं होगा। एनरिच्ड यूरेनियम पर फिलहाल तो हम कोई बात नहीं करेंगे। लेबनान में स्थायी युद्ध विराम भी हमें चाहिए। विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए, यह ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने मांग रखी गई है। इधर सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग, ट्रंप क्या परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए आप, पहली वजह क्या है? दूसरे दौर की वार्ता से ईरान का इंकार। दूसरी वजह, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अभी भी नियंत्रण है। तीसरी वजह, ईरान ने बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दी है। और चौथी वजह, मुस्तफा खामनेई ने भी नई जंग की चुनौती दे डाली है। पांचवी वजह, ट्रंप ईरान के साथ जंग में बिल्कुल अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, कोई साथ नहीं दे रहा नेटो। छठी वजह, नेटो के बाद अब अरब देश भी जंग नहीं चाहते हैं, दबाव लगातार अमेरिका पर है चौतरफा। सातवीं वजह, चीन रूस खुलकर ईरान की मदद करते नजर आ रहे। आठवीं वजह, ईरान की मिसाइल क्षमता में कोई कमी नहीं है। नौवीं वजह, लेबनान में युद्ध विराम पर नेतन्याहू नहीं मान रहे। और 10वीं वजह, जंग और वार्ता में ईरान की विजेता वाली छवि लगातार देखने को मिल रही है। तो हाई लेवल मीटिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के नए प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप नहीं है खुश। नया प्रस्ताव ट्रंप को पसंद नहीं आया है। नए प्रस्ताव में एटमी मुद्दा टालने की बात कही गई है ईरान की तरफ से। पहले हॉर्मुज नाकाबंदी पर बात की मांग की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही परमाणु मुद्दे पर अड़े हुए हैं, अभी भी अड़े हुए हैं। और रॉयटर्स के हवाले से जानकारी कि नए प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति खुश नहीं। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। आर्थिक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहा है ईरान। हॉर्मुज पर पाबंदी आर्थिक न्यूक्लियर हथियार है, परमाणु फाइल ही पूरे विवाद की जड़। मार्को रूबियो का यह बयान। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक और बयान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे, ये कहा गया। ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए ये बयान दिया गया। हॉर्मुज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएन महासचिव का बयान। हॉर्मुज खोला जाए, जहाज गुजरने दें, हॉर्मुज में भेदभाव ना हो। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कहा गया, हॉर्मुज में टोल नहीं लगना चाहिए। यूएन की तरफ से कहा गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत
तुरंत मिलनी चाहिए, यूएन की तरफ से ये बात रखी। और अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से बड़ा बयान तो सामने आया ही है, लेकिन ईरान पर कैसे असर हो रहा है ये भी जान लेते हैं। ऑयल रिफाइनरी में जरूरत से ज्यादा तेल, अतिरिक्त तेल में खुद आग लगा रहा है ईरान, यानी कि अमेरिका की जो रणनीति है वो काम कर रही है। कैपेसिटी फुल होने से बंद है रिफाइनरी और स्टोरेज की जगह ही नहीं है ईरान के पास। तेल में आग से खुजिस्तान में धुएं का गुबार उठता नजर आया है। तो हुर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से ईरान में कैसा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है यह आपको बता देते हैं। देखिए, नाकेबंदी से ईरान की मुसीबत कैसे बढ़ रही है। जो आर्थिक हालत है वो लगातार खस्ता हो रही है। पहले से ही, युद्ध के पहले से ही बहुत बुरी हालत में ईरान की इकॉनमी थी और इसके बाद तो और बुरा हाल हो गया। ईरान के समुद्री व्यापार का 90% हिस्सा प्रभावित हुआ है। क्रूड ऑयल निर्यात नहीं कर पा रहा ईरान। खाद्य मुद्रास्फीति 125% तक पहुंच चुकी है और ईरानी रियाल के और कमजोर होने की आशंका है। इससे आयातित वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा कैस्पियन सागर से आयात कर रहा है ईरान। 13 अप्रैल से हुर्मुज़ में यूएस नाकाबंदी जारी है। नाकाबंदी लंबी चली तो ईरान में संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। आर्थिक हालात खस्ता हाल दिखाई दे रहे हैं। नाकाबंदी से ईरान को हो रही है परेशानी। इस बीच एक और बड़ी खबर, मॉस्को में पुतिन अराक्ची की मुलाकात हुई है। पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। पुतिन ने अराक्ची को भरोसा दिया है ईरानी हितों की रक्षा में रशिया मदद करेगा। अराक्ची ने कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान है। तो यूएस ईरान में तनाव बढ़ गया है। अब पुतिन की एंट्री हुई है, इससे क्या असर होगा। मॉस्को में पुतिन अराक्ची की मुलाकात हुई, कई तस्वीरें सामने आई। व्लादिमीर पुतिन को मुस्तबा का संदेश दिया गया है। नए सुप्रीम लीडर का अराक्ची ने संदेश दिया है पुतिन को। दोनों नेताओं में यूएस के मुद्दे पर बात हुई है। अब आप देखिए पुतिन ने अराक्ची से क्या कहा है। ईरान के हित के लिए काम करेंगे। तनाव मध्य पूर्व के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अराक्ची ने पुतिन से क्या कहा। तेहरान को अभी भी वार्ता पर फैसला करना है। बार बार रुख बदलना अमेरिका की आदत है। बिल्कुल, और दोनों के बीच मुलाकात हुई, इसका क्या असर होगा। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से अब्बास अराक्ची मुस्तबा का संदेश लेकर गए, साफ है उम्मीदों के साथ वो रशिया गए थे। एक तरफ तो अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक चला है, नाकाबंदी कर आर्थिक चोट ईरान को पहुंचाई जा रही है। दूसरी ओर अब जब अराक्ची पुतिन के पास पहुंचे हैं तो क्या रशिया के दखल देने के बाद ईरान को थोड़ा आराम मिल पाएगा या वैसी ही हालत देखने को भविष्य में मिलने वाली है। ईरान की मंशा है कि रूस और चीन इस वक्त अमेरिका पर दबाव बनाए कि अमेरिका ने जो ये ब्लॉकेड किया है हॉर्मुज़ स्ट्रीट पर उसे वो खोल दे। और इसके खोलने से न केवल ईरान को बल्कि लगभग में सभी दुनिया के देशों को राहत मिलेगी। और इस डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से अमेरिका को न केवल ब्लॉकेड को हटाना पड़ेगा बल्कि अगर देखा जाए तो ईरान को लगभग में अगर आप कहें तो मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। वैसे भी हमने देखा कि ईरान की शर्त ही यही है कि पहले ब्लॉकेड अमेरिका हटाए और इस काम में उसे रूस की मदद चाहिए। वैसे भी जंग के दरमियान रूस को जितनी मदद करनी चाहिए थी उतनी मदद रूस ने नहीं की। उसकी तुलना में रूस ने राजनीतिक और राजनयिक किस्म के मदद किए थे, लेकिन जहां तक किसी तरह के मिलिट्री असिस्टेंस की बात है उससे रूस ने परहेज दिखाया था। तो इस वक्त ईरान की मंशा यह है कि रूस को थोड़ा और आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए और प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यह कहा गया है कि हम राजनीतिक और राजनयिक प्रयास जो हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए वो करते रहेंगे और ईरान को इस वक्त यही चाहिए। जितना ज्यादा ये युद्ध अभी टलेगा, जितना ज्यादा ये बातचीत के टर्न में आगे बढ़ेगा, ईरान को उतना ही फायदा होगा। ईरान बस ये चाहता है कि ये युद्ध किसी हालत में अब दोबारा से शुरू ना हो और इसमें उसे रूस की मदद चाहिए और इसी के लिए वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गए थे। और जो दूसरी बात है कि रूस ने एक समय में ये ऑफर किया था अमेरिका को कि ठीक है ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात खारिज कर दी थी। तो अब अगर दोबारा से पुतिन ट्रंप को ये कहते हैं कि ईरान तैयार है संवर्धित यूरेनियम रूस के पास रखने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? तो ये एक स्थिति बनती हुई दिखती है। तो ये दो बातें हैं जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की थी और रूस को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनसे आग्रह किया है। जी बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं मनीष। बहरीन में ईरान समर्थकों पर कार्रवाई की गई है। बहरीन में ईरान समर्थकों की नागरिकता को रद्द किया गया। बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता को रद्द किया ईरान के समर्थन में।
बहरीन में प्रदर्शन हो रहा था और इसी के बाद ये कार्रवाई। ये देखिए आप बहरीन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ईरान जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन शक्ति MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। हवा में ईंधन भरने में सक्षम है ये टैंकर ड्रोन्स। बिना पायलट टेक ऑफ लैंडिंग करने में भी सक्षम है। 2027 तक हमले की क्षमता दुगनी होगी। तो अमेरिका की जंगी तैयारी तेज और शक्ति प्रदर्शन की एक और तस्वीर। और वहीं मध्य पूर्व में यूएस का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होगा। पहले से ही 3 तैनात है और एक और अब तैनात होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर जल्द ही पहुंचने वाला है मध्य पूर्व। ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर तैनात किया जाएगा मिडिल ईस्ट में। पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और 2003 के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती थी। लेकिन आप देखिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ा रहा है ईरान के पास। सवाल यह है कि क्या अमेरिका करना चाहता है, क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का दिखावा कर रहे हैं और उनकी मंशा कुछ और ही है? तो मध्य पूर्व में एक और बाहुबली की एंट्री, एक और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व रवाना हुआ। USS आइजनहावर ईरान के पास तैनात होगा। दबाव बनाने के लिए USS आइजनहावर का इस्तेमाल। एक तरफ ईरान नाकाबंदी खत्म करने की मांग कर रहा है, दूसरी ओर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत पहले से यहां मौजूद हैं। USS आइजनहावर के बारे में जाने तो इसकी ताकत क्या है। 3 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा लंबा है ये और 270 से ज्यादा फाइटर जेट भी तैनात हो सकते हैं। 60 से 90 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। 3200 नौसैनिक, 2500 एयर विंग स्टाफ। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एयरबेस है ये आइजनहावर। बढ़ते आगे, अमेरिका की ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। इजरायल में उतरे 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर। इजरायल के इलाट हवाई अड्डे पर KC-135 की लैंडिंग हुई है। देखिए तस्वीर। तो दबाव बनाने की कोशिश जारी है और इजरायल में 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर उतरे हैं, लैंडिंग हुई। अमेरिका की तरफ से कभी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, युद्धपोत की तैनाती की गई है और अब ये तस्वीर। इजरायल ने फिर सीजफायर तोड़ा है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लेबनान की, जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने इसी कड़ी में एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा और दक्षिण लेबनान बेका में इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी हुई है। भारी तबाही मचाई गई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 20 से ज्यादा घरों को उड़ाया है। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा, हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह किए गए हैं। इससे पहले भी लगातार बीते हफ्ते देखने को मिला कि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमले इजरायल डिफेंस फोर्स ने किए। दुश्मन पर हमले जारी रहेंगे, ये IDF ने दावा किया। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजरायल ने की है एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF ने बमबारी की। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है, 51 लोग घायल हुए हैं। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली PM नेतन्याहू ने दावा भी किया है कि हिजबुल्लाह के 90% हथियार खत्म हो चुके हैं, वहीं सिर्फ 10% हथियार बचे हैं हिजबुल्लाह के पास। इजरायल के खिलाफ कमजोर पड़ता हिजबुल्लाह दिख रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया दावा। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के मरकावा टैंक पर ड्रोन से हमला हुआ। हिजबुल्लाह के हमले में मरकावा टैंक तबाह हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है, ये देखिए आप। लेबनान में हमलों पर मार्को रूबियो ने बयान दिया है, इजरायल की हिजबुल्लाह से जंग जारी और लेबनान से नहीं लड़ रहा है इजरायल। ये सफाई दी है रूबियो ने। लेबनान में सीजफायर अलग है। तो लेबनान से लड़ाई नहीं लड़ रहा है इजरायल, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी है, हमले कर रहा है इजरायल। ये बयान रूबियो ने दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान से नहीं लड़ रहा है इजरायल। तो IDF की एयर स्ट्राइक लेबनान में भारी पड़ रही है। जी हां, भारी तबाही यहां पर नजर आई। दक्षिण लेबनान में कहां पर हमला हुआ, एक एक करके नाम आपके सामने। बेका में हमला हुआ, 20 से ज्यादा ठिकाने यहां पर तबाह कर दिए हैं IDF ने। इसके अलावा
खिरबत सेल में हमला हुआ जहां पर कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। और कहां पर हमला हुआ? कफर दौनिन में हमला हुआ जहां पर ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर को तबाह कर दिया आईडीएफ ने अपने इस हमले में। इसके अलावा हनीन में भी अटैक किया गया। यहाँ कई इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। यहाँ पर भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। 4 की मौत तो 51 लोगों के घायल होने की जानकारी हनीन से भी सामने आई है। अलग अलग स्थानों पर हमले, एयर डिफेंस फोर्स की बमबारी और स्ट्राइक जारी है।